तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पार्ट 3। ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और बाकी जितने भी ऑटोनोमस कॉलेज हैं सब में काम देगा। ये पेपर ऑब्जेक्टिव आता है, हर बार बता चुका हूँ, इस बार भी बता देता हूँ। 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ये पेपर और IKS यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का पेपर, ये दोनों 50-50 मार्क्स का आएंगे ऑब्जेक्टिव। इसी पेपर हिंदी आएगा 50 मार्क्स का, बट वो सब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव केवल दो ही पेपर, इंडियन नॉलेज सिस्टम का और अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया में 4 यूनिट है टोटल, जिसमें से पार्ट 1 में हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर किया था। पार्ट 2 में मैंने यूनिट 3 पढ़ाया और पार्ट 4 में, सॉरी, ये पार्ट 3 में मैं यूनिट 4 पढ़ा दूँगा। अभी तक हमने क्या क्या कर चुका है देखिए। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस है ये, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ये कर लिया है, इंट्रोड्यूसिंग इंडिया कर लिया है, द नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया कर लिया है, द इकोनॉमी ये भी कर लिए हैं। अब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, द मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया, इसको अब हम करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और इतना करने के बाद आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक। 50 को क्वेश्चन आएगा, 2 PYQ दे दिया हूँ और पिछले साल का पूरा वीडियो आप देखिए, काम देगा सब, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव वाला काम देगा। तो मैंने रांची यूनिवर्सिटी का बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है, वो सब देखिए, काम देगा। शाम को प्रेरणा मैम आपकी प्रेरणा दी, वो अपलोड कर देंगी, ठीक है, वीडियो PYQ का, उसको भी देख लीजिएगा। और IKS का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया के नाम से गलती से बना दिया था, वो IKS इंडिया नॉलेज सिस्टम का वीडियो था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, द मेकिंग ऑफ कॉन्टेम्प्ररी इंडिया, ठीक। 7 गो टॉपिक है इसमें, सभी टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन है। ये देखिए, यहाँ पे 7 टॉपिक है, ये 7 टॉपिक, ठीक, ये 7 गो टॉपिक है। आपको नहीं दिख रहा होगा, एक बार जूम करके दिखा देते हैं। ये 7 टॉपिक है, बहुत फट गया है ना, कोई बात नहीं। तो नेशनल मूवमेंट, इस पे 10 क्वेश्चन है। अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के लिए लड़ाई, इसमें 10 क्वेश्चन है। द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान निर्माण, इसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में, इसमें 10 क्वेश्चन। फिर आ जाता है हमारा इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति से 10 क्वेश्चन, ठीक। सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के बारे में 10 क्वेश्चन। फिर आ जाता है हमारा पंचायती राज से 10 क्वेश्चन और झारखंड आंदोलन से 10 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्त। अगर आपको एग्ज़ाम, ये पेपर ऑब्जेक्टिव है, मालूम है ना, 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन सही करना होगा। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? सिंपल सा, 1857 का विद्रोह 1857 में ही शुरू होगा। इसको ऐसा क्वेश्चन पूछता कि सैनिक विद्रोह कब शुरू हुआ, तब लिखेंगे 1857, ठीक है। सैनिक विद्रोह 1857 में शुरू होता है। मंगल पांडे इसमें मुख्य रूप से रोल अदा करते हैं। पूरा डेट क्या है? अच्छा, कहाँ से शुरू होती है, ये भी क्वेश्चन आता है कि सैनिक विद्रोह 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू होता है? मेरठ से, ठीक, मेरठ। और मंगल पांडे इसमें सबसे बड़े हीरो के रूप में सामने आते हैं। 10 मई 1857 को यह मेरठ से शुरू होता है। नेक्स्ट, झांसी की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रानी लक्ष्मीबाई। झांसी मध्य प्रदेश का एक जगह का नाम है, झांसी जिला है, ठीक है। तो वहाँ की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया और साहस का प्रतीक बनी। नेक्स्ट, भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? आप सबको मालूम है, 1947 को भारत आज़ाद हुआ, यही हमारा स्वतंत्रता मिली है, ठीक। 15 अगस्त हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन हमें स्वतंत्रता कब मिली है? 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि, ठीक है, 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को, मिडनाइट को। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, ओके। और क्या बोलते हैं हम लोग? बापू। महात्मा गांधी ने बहुत सारा आंदोलन किया। 1920 में इन्होंने सबसे पहला आंदोलन किया, नोट डाउन, असहयोग आंदोलन, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर 1932 में बड़ा आंदोलन करते हैं, ठीक। इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, डांडी मार्च बोलिए या सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलिए, ठीक।
फिर 1942 में आता है भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये तीन को बड़ा बड़ा आंदोलन महात्मा गांधी के याद रखना है। 1920 असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि डांडी मार्च, ठीक, या नमक सत्याग्रह जो बोलिएगा 1932 में, और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? भारत का संविधान को कब अपनाया गया? ये अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया, लेकिन लागू नहीं होता है। अपना लिए, जैसे हम किसी को अपना लिए लेकिन लागू नहीं किए। लागू पूरे देश पे किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। अपनाया गया जिसको बोलते हैं अंगीकृत करना, ठीक है, अडॉप्टेड। तो जैसे होता है ना, हम कोई बच्चा जन्म लिया, ठीक है, बच्चा जन्म ले लिया, लेकिन मुजुट्ठी कब करेंगे? तो मुजुट्ठी या छठियारी होता है ना, तो मुजुट्ठी करते हैं 6 दिन बाद, ठीक। तो वही कुछ दिन बाद जाके भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। अपना लिए हम 26 नवंबर 1949 को। जैसे शादी हो गया इस दिन, लेकिन पार्टी दे रहे हैं 26 तारीख को, वही बात है, समझे? हाँ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप मतलब होता है ड्राफ्ट मतलब होता है छापना। तो छापने का काम किनको सौंपा गया था? संविधान को छापने का काम अंबेडकर जी को सौंपा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक, डॉक्टर BR अम्बेडकर को सौंपा गया था छापने का काम। और इन्हें भारतीय संविधान का शिल्पीकार या संविधान निर्माता भी कहा जाता है। अगला जाता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए? क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? मौलिक अधिकार जितने भी हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 संविधान में भाग में बांटा गया है, ठीक। पहले 22 को भाग था, अभी 25 को भाग हो गया है, ठीक। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद अभी 470 के आसपास अनुच्छेद है। तो इसमें 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार से संबंधित शब्दों को लिखा गया है। गुट निरपेक्ष नीति का मुख्य रूप से किससे संबंध है? तो जवाहरलाल नेहरू। अब बोलिएगा भाई ये समझ नहीं पाए, गुट निरपेक्ष। देखिए मैं 2 मिनट में इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, आपको मालूम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हाँ। उसके बाद विश्व में शीत युद्ध आया। शीत युद्ध में क्या हुआ कि एक साइड अमेरिका, एक साइड रूस। अब बहुत सारे देश, दुनिया के लगभग सभी देश या तो अमेरिका के साइड में हो गए या फिर रूस के साइड में। चूँकि हम लोग आज़ाद हुए थे 1950 में, ठीक। शीत युद्ध 1945 से 1990 तक चलता है। भारत को पूछा गया आज़ादी के बाद कि भैया नेहरू जी आप किधर जाएंगे, अमेरिका के साइड में ना रूस के साइड में? नेहरू जी बोलते हैं हाथ जोड़ते हैं, भैया हम ना हम अमेरिका के साइड से लड़ेंगे ना हम रूस के साइड से लड़ेंगे, हमको उतना समय नहीं है, यहाँ पे हम भूखे नंगे देश चल रहा है मेरा किसी तरह से, ठीक है, वही बड़ी बात है, हम लड़ाई झगड़ा क्यों करेंगे? तो भारत किसी भी गुट में ना ही गया, ना अमेरिका के गुट में गया ना रूस के गुट में गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं गुट निरपेक्ष, ठीक है, किसी भी गुट में नहीं, निरपेक्ष है हम, यानी कि हम तटस्थ हैं। आपको लड़ना है मरना है जो करना है कीजिए आप लोग, उससे हमको लेना देना नहीं है। तो भारत गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया कि ना हम अमेरिका के साइड से लड़ेंगे ना हम रूस के साइड से लड़ेंगे, हम अपना रहेंगे अकेले, ठीक। तो भारत का भी साथ बहुत सारा देश आ गया कि ठीक है भैया हम भी आपके साथ हैं, हम भी किसी की साइड से नहीं लड़ेंगे, ठीक है। ब्राज़ील हो गया और भी बहुत सारे आ गए, मिस्र हो गए। तो कुछ कुछ देश भारत के साइड से आ गए और इसका अगुवाई कौन किए थे? नेहरू जी, ठीक है। गुट निरपेक्ष नीति इसी को कहा जाता है इंग्लिश में नॉन अलाइड मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट नहीं लिखा है, तो नॉन से एन आता है, एलाइड से ए आता है और मूवमेंट से एम आता है। इसको नाम कहा जाता है, नाम। ये एक संगठन बन गया। ये संगठन ना अमेरिका के साइड से लड़ेगा ना रूस के साइड से लड़ेगा, समझे? चलिए, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत और चीन के बीच पड़ोसी देश था, तो हम लोगों ने 5 गो समझौता, 5 गो मुद्दे पे समझौता किया। जैसे भारत और चीन दोनों एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दोनों देश एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करेंगे, दोनों देश एक दूसरे की प्रगति के मार्ग के लिए हमेशा शुभचिंतक रहेंगे। इस तरह से 5 गो समझौता था,
ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा समझौता था कि भारत और चीन कभी भी एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये पंचशील समझौता चीन के साथ किया गया था, लेकिन चीन ने क्या किया, 1962 में हम पे अटैक कर दिया इंडिया पे। अब अटैक कर दिया भाई, भारत तो सोच रहा था कि भारत चीनी भाई भाई, पंचशील समझौता में बोला गया था कि भारत चीनी भाई भाई, लेकिन चीन ने कर दिया हम पे ठाई ठाई। 1962 का युद्ध हम हार जाते हैं। ठीक है, पंचशील समझौता कब होता है, 1954 में, और भारत चीन पे आक्रमण कब करता है, 1962 में। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन है, झारखंड अलग राज्य कब बना, तो 2000 को बनता है। 15 नवंबर 2000 झारखंड बिहार से अलग होता है। ठीक, सबको मालूम है। और भारत का 28वां राज्य बनता है झारखंड, राजधानी रांची, उप राजधानी दुमका, और बिहार का दक्षिण भाग को काटा जाता है, जैसे ये बिहार है। ठीक, तो इस भाग को काट दे के ये झारखंड बन गया, ये दक्षिण हुआ ना जी, इसका बिहार ये हो गया, तो ये दक्षिण भाग को काट के झारखंड बन गए हम लोग, समझे। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर है। कितना, 79,714 वर्ग किलोमीटर ये झारखंड का क्षेत्रफल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, द मेकिंग ऑफ कॉन्टेम्प्ररी इंडिया। इसमें अब हम लोग अगला टॉपिक 11 से 20 तक करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कौन सा मौलिक कर्तव्य नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। तो देखिए, हमारा एक मौलिक कर्तव्य है कि वन, झील, नदी एवं वन्य जीव की रक्षा करना। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक, जब हमारा देश बना तो प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए। ठीक, तो संविधान जब बना गया तो 7 गो मौलिक अधिकार था। कितना, 7 मौलिक अधिकार, जैसे समानता का अधिकार कि सभी भारतीय समान हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी भारतीय किसी भी राज्य में जाके कमा सकता है, खा सकता है। ठीक, इसीलिए झारखंड का आदमी साउथ में जाके बेंगलोर, तो मुंबई, यही सब जाके काम करता है अक्सर, बम्बई, कर्नाटक, बेंगलोर, ठीक है, दिल्ली। झारखंड का आदमी, बिहार का आदमी काम करके ही दूसरे राज्य में काम करके आधा जीवन बिता देता है, क्या कीजिएगा। तो ये है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कि भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप कोर्ट जाके उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। एक है हमारा शिक्षा का अधिकार, जिसको हम लोग बोलते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई भी आप पे शोषण नहीं कर सकता है। ठीक है, एक होता है छुआछूत वाला अधिकार कि आपको कोई छुआछूत ना करे। तो ये 6 गो। 7वां था संपत्ति का अधिकार। तो 7 गो मौलिक अधिकार थे, 7वां संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया, और अभी वर्तमान समय में 6 गो मौलिक अधिकार है। और आपको मालूम है कि भारत का संविधान विश्व के अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ के बनाया गया था। तो ये जो मौलिक अधिकार है ना, ये किस देश के संविधान से लिया गया भैया, ये पढ़ा था अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान पढ़ा और उससे ये 6 गो मौलिक अधिकार लिए गए। यानी कि अमेरिका में भी ये 6 मौलिक अधिकार है, बिल्कुल अमेरिका में भी ये 6 मौलिक अधिकार है, उसी को भारत कॉपी कर लिया, कॉपी पेस्ट किया। तो अमेरिका के मौलिक अधिकार को भारत ने उठाया है, यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। अब मौलिक कर्तव्य, जैसे ये बोला कि वन संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, सरकारी संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, राष्ट्रीय झंडे का हमेशा सम्मान करना चाहिए, देश पे जब संकट आए तो उसके लिए हमेशा आगे होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक भारतीय को अपना भाई समझना चाहिए, ये सब मौलिक कर्तव्य है, ड्यूटी। तो मौलिक कर्तव्य अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको कोई केस नहीं कर सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार अगर आप नहीं मानते तो आपको कोर्ट केस किया जा सकता है। समझे, मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। वर्तमान हमारे 11 को मौलिक कर्तव्य है। कितना, 10 और 11 को मौलिक कर्तव्य है, और ये लिया गया रूस से। अमेरिका से क्या लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, 6 गो है वर्तमान में। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया जो कि 7वां था, और मौलिक कर्तव्य जो 11 हैं कहाँ से लिया गया, ये रूस से लिया गया। मौलिक अधिकार अगर आप नहीं मानते हैं तो कोर्ट पे केस किया जा सकता है, अगर मौलिक कर्तव्य नहीं मानते हैं तो कोई केस, कोर्ट केस वगैरह नहीं होगा। समझे। चलिए, संविधान में मौलिक कर्तव्य को शुरू में जब संविधान बनाया जा रहा था तब मौलिक कर्तव्य नहीं था, मौलिक कर्तव्य रूस से बाद में लिया गया, और इस संविधान के अनुच्छेद 51 के क में रखा गया। ठीक है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण, वन, झील, नदी, इन सभी की रक्षा करे।
अगला है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अभी मैंने बताया 11 को मौलिक कर्तव्य है हमारा, और ये रूस से लिया गया। स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, सबको मालूम है जी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, चाचा जी कहते थे इनको, बच्चों से बहुत प्यार था इनको। 14 नवंबर बाल दिवस। नेक्स्ट, इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक, और ये बिहार से थे। आगे देख, और एक चीज़, ये जो राजेंद्र प्रसाद थे ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। ये राजेंद्र प्रसाद होगा ए नंबर। ओके। नेक्स्ट, महात्मा गांधी किस आंदोलन से जुड़े थे? तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, और सिविल डिजोबीडियंट मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये तीनों आंदोलन महात्मा गांधी किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी नंबर। ओके। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू होता है? ये लागू होता है हमारा 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। ओके। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा कानून क्या है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च कानून है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू हुई? तो हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये भारत के संविधान में प्रस्तावना को लिखा गया है। प्रस्तावना का मतलब होता है परिचय। ठीक है, तो हम भारत के लोग से शुरू होता है, इंग्लिश में वी द पीपुल ऑफ इंडिया। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पेशा अधिनियम मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में लागू होता है? तो पेशा का फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिएगा, PESA, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब होता है ना, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, तो ये उसी से संबंधित है। यानी कि आदिवासी और आदिवासी और जो क्षेत्र हैं उनमें पंचायत लागू करना। ठीक है, तो पेशा अधिनियम मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर लागू किया जाता है? शेड्यूल्ड एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, कौन सा संवैधानिक मूल्य सभी नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है? कौन सा संवैधानिक मूल्य सभी नागरिकों को समानता को बढ़ावा देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इक्विलिटी। समानता मतलब ही होता है समानता, हिंदी में समानता बोलेंगे, समानता का अधिकार। आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा यहाँ पे, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? करो या मरो। ठीक है, तो करो या मरो का नारा किससे मिला? भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। कब हुआ? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद तो किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। सुभाष चंद्र बोस बोले जय हिंद बोले, और क्या बोले? और बोले तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और क्या बोले? दिल्ली चलो। कहाँ चलो? दिल्ली। क्यों चलो? अरे भाई आंदोलन करेंगे यार। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब नहीं है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ये गवर्नर जनरल थे। ये पद अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, प्रधानमंत्री की तरह ये गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, भारत वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 को मौलिक अधिकार है। कितना? 6। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। आगे देख लेते हैं, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? समानता का अधिकार, देखिए ये एक मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य गलत, मौलिक अधिकार है, और ये अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। ठीक, 14 से 18। नेक्स्ट, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आयरन मैन। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्यों भैया? इनका वास्तव में क्या नाम था? इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। सरदार इनको उपाधि दिया गया था। ठीक, ये भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किए। ठीक, भारत को एक किए और एक
था, मतलब कि भारत में पहले राजवाड़ा था ना, राजा वगैरह था, तो उसको तोड़ के भारत बनाया। ठीक है, नेक्स्ट 560 को राजा था, सबको जोड़ के एगो भारत बनाया। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था ना, इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949, इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। पेशा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? पेशा, पेशा का फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। ठीक, और ये किस वर्ष पारित होता है? अच्छा, झारखंड में पारित हुआ ना, देश में झारखंड रहेगा तो 2001 होगा, और पेशा भारत में 1992 में पारित होता है। ओके, 1992, अच्छा सॉरी यार 1996 को गलत मैंने बताया, माफ़ कीजिएगा। 1996 में पेशा अधिनियम भारत में पारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अच्छा जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है ना, ये डिटेल वाला पढ़ लीजिएगा। हिंदी में तो मैं बता ही दे रहा हूँ, इसलिए किसी को भी दिक्कत ना हो, और आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखें, क्योंकि ज़माना ही इंग्लिश का हो गया बस, इसलिए इंग्लिश सीखना पड़ेगा ना आपको। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, और यह सुनिश्चित करता है कि सभी कानून के अनुरूप हैं। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 40। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, तो अनुच्छेद 17 छुआछूत को समाप्त करता है कि भाई तुम डोम हो, तुम घासी हो, तुम चमार हो, ठीक है, तुम तेली हो, तुम कुम्हार हो, तुम नौवा हो, तुम पाड़े हो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, हम सब भारतीय हैं। तो ये अनुच्छेद 17 बोलता है कि इसके आधार पर आप किसी को स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, इस सब में आप भेदभाव नहीं करिएगा कि तुम मौलवी हो, तुम पठान हो, हम अंसारी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा बस। ओके, नेक्स्ट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी। ठीक, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। भारतीय संविधान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, सबको मालूम होगा। अगला जाता है, संविधान लागू होने के समय 1950, ठीक, भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए, जब हमारा देश अलग हुआ था उस टाइम पे हमारे पास 14 राज्य थे, अभी कितना है? उसके डबल 28 को राज्य हो गया है। हालांकि राज्यों की संख्या घटते बढ़ती रहती है, ताकि मान लीजिए 1914, जैसे कि 2014 में तेलंगाना अलग हो गया तो फिर बढ़ गया था, 29 को हो गया था। ठीक, जम्मू कश्मीर फिर घट गया तो फिर 28 को हो गया। समझ रहे हैं ना बात को? तो वर्तमान समय में 14 कितने हैं? राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश उस समय 6 को था, अभी कितना है? अभी 8 को केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, कितने हैं? 8। तो 1950 में लागू होने के समय भारत में 14 राज्य थे। बाद में राज्यों का पुनर्गठन होने लगा, नया नया राज्य बना, और सबसे पहला राज्य बना था भाषा के आधार पे, तेलुगु भाषा के आधार पे, आंध्र प्रदेश। ठीक, भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। 1953 में बना था शायद, मुझे जहाँ तक याद है, 12th क्लास में पढ़ा था यार, भूल गया हूँ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 51 का क, भाग 4। भाग 3 में मौलिक कर्तव्य है, भाग 4 में मौलिक, सॉरी भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है। ओके, नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो सबको मालूम है, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव कैसे होता है? तो उसका चुनाव होता है इलेक्टोरल कॉलेज से। गुप्त मतदान होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, आम आदमी इसमें वोट नहीं देता है। ठीक,
निर्वाचन मंडल द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, जिसमें सांसद और विधायक लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें आम आदमी वोट नहीं डालता है। कौन वोट डालता है? सांसद और विधायक मिलकर वोट देते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है? तो संविधान की, अरे यार बारिश होने लगा, 8वीं अनुसूची। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ओके, तो 8th शेड्यूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय कौन सा है? तो सबसे ऊपर में जो कोर्ट है उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में स्थित है। हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। अब देखिए 25 मिनट हो चुका है और मेरा एक सिद्धांत है कि भैया कि हम 20 से 25 मिनट क्लास करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि हमारे आंखें थक जाती हैं स्क्रीन को देख देख के, हमारा दिमाग भी थक जाता है। तो रिफ्रेश होना है, पानी पीने जाइए, टॉयलेट करने जाइए, जहाँ जाना है जाइए, कुछ खा के आइए, लेकिन 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। वीडियो को रोक दीजिए आप लोग भी, उसके बाद 41 से 50 करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 41 आ जाता है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अच्छा, ये कौन होते हैं भैया? देखिए, भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। तो उसका एक चेयरमैन होता है, सब चीज़ का एक चेयरमैन होता है, हेड होता है। तो इसका चेयरमैन का नाम है, जो प्रथम बार बने थे, ठीक है, वो कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, और वर्तमान समय में है ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और उन्हें 1951 से 52 में पहला आम चुनाव का काम सौंपा गया था। ठीक है, वोट डालें आप लोग में से कोई नहीं डाले हैं? अच्छा, डाल लीजिएगा, आप लोग का उम्र होने ही वाला है, इस बार डाल लीजिएगा। 2029 में जब इलेक्शन होगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का होगा, इस साल भी इलेक्शन होगा। इस साल आपका अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होगा या जनवरी में इलेक्शन होगा। ठीक है, वार्ड मुखिया का। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, महिला में ये थी और ये पंडित नेहरू की बेटी थी। इंदिरा गांधी 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा पाटिल बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, प्रतिभा पाटिल 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। अगला आ जाता है, भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो संविधान के अनुसार सबसे ऊंचा पद कौन सा है? इसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिडेंट। भारत का प्रथम नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति, इंग्लिश में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये संविधान में सबसे ऊंचा बताया गया। प्रधानमंत्री से भी ऊंचा ये पोस्ट है, लेकिन नाम मात्र का काम, सबसे ज़्यादा पावर प्रधानमंत्री के पास है, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो किस संशोधन में जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य बाद में लिया गया रूस से, 11 को मौलिक कर्तव्य है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा जाता है। कब? 1976। 1976 में बहुत कुछ जोड़ा गया, इसलिए 1976 को छोटा संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक अधिकार जोड़कर उनकी संख्या 11 कर दी गई? पहले 10 गो था, अब 11 गो है मौलिक कर्तव्य। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? तो इसमें जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपको शिक्षा दिलाना है। ये प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना है। ठीक है, और इसका एक कानून बना RT, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये 2009 में एक कानून बनता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 गो राज्य हैं। जब भारत बना था तो 6 गो केंद्र शासित प्रदेश था, 14 गो राज्य था, अभी 28 गो हो गया है और ये 8 गो हो गया है। ठीक,
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का क में स्थित है। नेक्स्ट अगला जाता है कि भारत के मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है हमें। अच्छा, इन्होंने एक किताब लिखी थी अग्नि की उड़ान, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर इंग्लिश में बोलते हैं, अग्नि की उड़ान हिंदी में, और इंग्लिश में विंग्स ऑफ फायर, ये किताब लिखी है एपीजे अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट, अच्छा मैं एक चीज़ देखा हूँ, भारत का जो कट्टर बोलना तो नहीं चाहिए, कुछ लोग इस्लाम को ना हिंदू में मतलब सनातन में जो अच्छा धर्म का जानने वाला वो किसी भी धर्म का बुराई नहीं करता, लेकिन कुछ लोग इस्लाम को बहुत बुरा भला कहते हैं। तो जब बुरा भला कहते हैं तब एपीजे अब्दुल कलाम बुरा नहीं है ना, मतलब वो उस समय पे उनको बोध भी तो इस्लाम है, तो फिर वो अच्छे कैसे निकल गए? तो आप किसी को धर्म के नाम पे आप ये नहीं बोलिएगा कि वो अच्छा है या बुरा है। हिंदू में भी तो बहुत सारे बुरे धर्म तो बुरे लोग हैं, तो उसको भी आप बुरा धर्म बोल दीजिएगा? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि व्यक्ति की पहचान उसके धर्म से नहीं उसके कर्म से होती है। ठीक है, कोई इस्लाम है तो वो गंदा है, हिंदू है तो अच्छा है, ऐसा नहीं होता है, या फिर हिंदू है तो बुरा है, इस्लाम है तो अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति धर्म से नहीं बल्कि कर्म से जाना चाहिए। व्यक्ति जात से नहीं बल्कि अपने कर्म, ईमानदारी, मेहनत, इन सब से जाने उसकी परिचय होती है। धर्म से हमारी परिचय नहीं होती है दोस्त। हमारा संविधान इसके लिए इजाज़त नहीं देता है, ठीक है, कि हम किसी भी धर्म को उसकी पहचान बनाएं। समझ रहे हैं ना? चलिए, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं इस्लाम को भी मानता हूँ, हिंदू को भी मानता हूँ, बौद्ध को भी मानता हूँ, जैन को भी मानता हूँ, क्रिश्चियनिटी को भी मानता हूँ, और विश्व की तमाम धर्मों को भी मानता हूँ। ठीक है, तो सभी धर्मों को सम्मान करना चाहिए। सर्वधर्म समभाव संस्कृत का एक श्लोक है। ठीक है, तो जो सच्चा सनातनी है वो, या सच्चा इस्लाम है, या सच्चा कोई भी जो अपने धर्म को मानता है, वो किसी भी धर्म का बुराई या बेइज्जती नहीं करेगा। उम्मीद है आप लोग थोड़ा पूर्वाग्रह तोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सभी धर्मों को सम्मान मानना है। ठीक है, हर एक धर्म से अच्छे व्यक्ति भी हैं, बुरे व्यक्ति भी हैं, तो वो व्यक्ति विशेष का काम है, किसी धर्म का काम नहीं है। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो जब संविधान लागू होता है। लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। ओके, नेक्स्ट, अब आता है 50 से 60। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भारतीय गवर्नर जनरल थे। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल है BC क्या है, राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूरा नाम शायद वेंकटेश चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951 से 52 में, और सुकुमार सेन को इसका काम सौंपा गया था। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में मतदान की आयु कितनी है? तो कम से कम 18 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए, बंदा या बंदी होनी चाहिए, तभी आप वोट दे सकते हैं भारत में। ओके, पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ राजीव गांधी के समय में, और उन्होंने उम्र को घटा के 18 साल कर दिया। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? रूस नहीं रे बुड़बक, गलत। अमेरिका, हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA, ऑप्शन है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा, अच्छा अरे यार माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले लोकतंत्र अगर पूछे तो अमेरिका, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। बड़ा मतलब भारत का संविधान बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पे, तो सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत हो गया। ठीक है, जनसंख्या और किताब दोनों बहुत बड़ा है। आधुनिक भारत का निर्माण किसे कहा जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है। कहीं कहीं राजा राम मोहन रॉय को वर्तमान भारत के जन्मदाता या पुनर्जागरण के जन्मदाता कहे जाते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश HJ कानिया बोलते हैं, BHJ कानिया, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे।
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे A.G.B. मावलंकर। इसका फुल फॉर्म है गणेश वासुदेव मावलंकर। ए का फुल फॉर्म मुझे नहीं मालूम है। तो लोकसभा का अध्यक्ष वही बन सकता है जो लोकसभा में मेंबर है, यानी कि MP ही लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। और ये कौन है? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट 59 नंबर है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो 2 सदन होता है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। 2 सदन, एक राज्यसभा एक लोकसभा। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। ठीक है। लोकसभा में 545 सीटें होती हैं जनरली, और राज्यसभा में 250 250। ओके। नेक्स्ट अगला आ जाता है, संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है। राज्यसभा का अगर आप व्यक्ति बनना चाहते हैं सदस्य, यानी कि MP, दोनों को MP बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में सांसद कहा जाता है, राज्यसभा का सांसद लोकसभा का सांसद। लेकिन अगर आप राज्यसभा का सांसद बनेंगे तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष, और लोकसभा सांसद बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। राज्यसभा के सांसद का 6 साल के लिए चुना जाता है, लोकसभा का सांसद को 5 साल के लिए चुना जाता है। प्रधानमंत्री भी एक लोकसभा का सांसद ही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अंतिम है 61 से 70 तक, इसके बाद हमारा सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। संसद का कौन सा सदन भंग किया जा सकता है? तो ये तो नहीं बताएं। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को हमेशा भंग किया जा सकता है। राज्यसभा का चुनाव 6 साल में होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य, जैसे कि 250 को आदमी है तो इसका 3 भाग में बांट दीजिए, उतना सदस्य का प्रत्येक 2 साल में चुनाव होगा और भरा जाएगा। ठीक है। और लोकसभा का कभी भी इलेक्शन करके टूट जा सकता है। ठीक है। संसद का कौन सा सदन भंग किया जा सकता है? लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का जो सबसे ज़्यादा प्रमुख होता है वह गवर्नर होता है, जिसको हिंदी में राज्यपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्यपाल, गवर्नर। नेक्स्ट, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति गवर्नर करते हैं। कौन? गवर्नर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? यार थक गया रे बाप। अनुच्छेद 12 से 35 है ना, तो स्टार्टिंग का ही अनुच्छेद में बोला गया है समानता का अधिकार। थक गए जी। आर्टिकल 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21 और जीवन का अधिकार देता है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम क्या हैं? शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री। ओके। नेक्स्ट, भारत में चुनाव कराने के लिए कौन सा आयोग जिम्मेदार है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कहाँ पे इलेक्शन कमीशन? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो राष्ट्रगान जन गण मन, यह लिखा है किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी। अंतिम क्वेश्चन 3 फटाफट बोल देते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ओके, बी नंबर। ये वंदे मातरम, ठीक। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था इसको। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? होम मिनिस्टर। तो प्रथम होम मिनिस्टर थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, ये पोस्ट बहुत पावरफुल होता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ठीक, तो लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। दोस्त, जो उन्होंने लास्ट तक वीडियो देखा है, आपको ज्ञान सागर ऐप अगर खरीदना है तो खरीद लीजिएगा। वहाँ पे ऐप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद प्ले स्टोर में भी ये ऐप मिल जाएगा। इंस्टॉल कीजिएगा ना, इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से आएगा, जोहार पढ़ो अपने हक के लड़ो, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा और ऐप आपका यहाँ पे आकर रुक जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर और फुल नेम डालने का आएगा, डालिएगा। यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे फिर से क्लिक करना है,
तो आपके फ़ोन पे OTP आएगा, OTP को डालिएगा, ऐप आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको ऑल कोर्स में आना है। ऑल कोर्स में आने के बाद यहाँ से रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स ले लीजिएगा, 60 रुपया में 4 साल के लिए फ्री हो जाएगा ये कोर्स। फिर आप जो पढ़ना है पढ़िए, लर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट लर्निंग। सेमेस्टर 1 पे क्लिक कीजिए और जो पेपर पढ़ना है, बैक पेपर, IKS पेपर, व्यू पे क्लिक कीजिए, आपका PDF खुल जाएगा। ये तीर के निशान पे क्लिक करेंगे तो PDF भी डाउनलोड हो जाएगा। ओके दोस्तों, बाय। क्वेश्चन है, जो लोग लास्ट तक देखे हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन है हमारा। ठीक, एक क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये पुस्तक किसने लिखा है? इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशन वर्क, अरे यार, एक्सप्रेशन विथ, क्या जो हम बोल रहे थे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किताब किसने लिखा है? बताइएगा कमेंट में अगर आपको मालूम है तो।